नमस्कार सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का एक मॉडल पेपर जो कि गत वर्ष में पूछा गया था। दोस्तों आगे पहले पूछा गया पेपर है, ठीक है, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पूछा गया पेपर है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से याद करना है। दोस्तों देखिएगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर अब की बार जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होगी दिसंबर में, अभी इस महीने के अंदर, ठीक है, तो आज 1 दिसंबर हो गया है, तो इस महीने के अंदर जो आपका अर्धवार्षिक एग्जाम होगा ज्योग्राफी का, तो उसमें से यानी इस मॉडल पेपर में से 6 या 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से याद करना चाहिए। एक तरीके से मॉडल पेपर ये मान लीजिए, क्योंकि ये पहले पूछा गया पेपर है, ठीक है नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको जरूर याद करना है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पेपर को अच्छे से याद करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर दोस्तों, ये रुको और जाओ, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर जो है ये क्या है दोस्तों, रुको और जाओ यानी नव निश्चयवाद संकल्पना के क्या है, प्रतिपादक हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, उक्त परिभाषा किसने दी थी। ठीक है, तो यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये परिभाषा दी थी रेडजल ने। किसने दी थी दोस्तों, रेडजल ने दोस्तों ये परिभाषा दी थी मानव भूगोल की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है वो दे रखा है जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो मैंने अच्छे से बोर्ड पर आपको क्लास दी, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में मैंने अच्छी तरीके से समझाया। जनसंख्या घनत्व की मैंने परिभाषा भी बताई कि पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो मैंने जनसंख्या घनत्व में बारे में ये भी बताया कि जनसंख्या घनत्व को जो है प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों, प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में। प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये जनसंख्या घनत्व का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो हमारे सामने जनसंख्या घनत्व आ जाता है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपके सामने इसी प्रकार से दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रवास किसे कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से याद करना है। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास एक स्थान अपने किसी जगह को छोड़कर किसी दूसरे स्तर पर चले जाना और वहां पर बस जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। साधारण सी परिभाषाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना और वहां पर बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि परिभाषा आप कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, यानी कि एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना, एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रवास की परिभाषा पूछी जा सकती है। प्रवास को दोस्तों प्रवसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवास को प्रवसन भी कहते हैं। और प्रवास को ही दोस्तों जनसंख्या का स्थानांतरण कहा जाता है। जनसंख्या का क्या कहा जाता है, स्थानांतरण। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रवास की 4 धाराएं हैं। गांव से गांव है, ठीक है, गांव से गांव है, शहर से शहर है, गांव से शहर है और शहर से गांव है। इस तरीके से प्रवास की 4 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये वो भी पता होना चाहिए। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला देश है वो है लातविया। ठीक है, लातविया।
ये लाटविया जो है ये विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है। लेटविया भी लिखा मिलता है, लेटविया, ठीक है, लेटविया या लातविया, ये विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है। तो बिल्कुल लिंगानुपात आ गए। तो लिंगानुपात का मतलब क्या है? लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात लाटविया का है। और आपको पूछा जाए कि महाद्वीपों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस महाद्वीप का है? महाद्वीपों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस महाद्वीप का है? तो यूरोप महाद्वीप का जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात है। और एशिया महाद्वीप का जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात यानी सबसे कम लिंगानुपात जो है वो एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात लाटविया का है और विश्व में न्यूनतम जो लिंगानुपात है दोस्तों, न्यूनतम यानी कम लिंगानुपात, वो है संयुक्त अरब अमीरात का। संयुक्त अरब अमीरात का दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, छठा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि कार्यशील आयु वर्ग को प्रदर्शित करने वाला कौन सा आयु वर्ग है? तो दोस्तों आप देखेंगे 15 से 59 वर्ष, ठीक है, ये कार्यशील आयु को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा फेजेंडा किसे कहते हैं? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, फेजेंडा। देखो दोस्तों ब्राज़ील के अंदर क्या है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान जो होते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान, कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, बागान, कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। इसके अलावा आठवां क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? देखो दोस्तों आर्थिक क्रिया सीधा सा मतलब आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित क्रिया है, ऐसी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। भारत में किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी भारत में आए हैं? तो देश की बात हो रही दोस्तों, तो बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। तो वैसे बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? अभी हमने देखा था दोस्तों कि प्रवास के दो कारक है, एक तो एक अपकर्ष कारक, एक तो अपकर्ष कारक है और दूसरा प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना और प्रतिकर्ष का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़कर चले जाना। जिस किसी भी स्थान को हम छोड़कर चले जा रहे हैं वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। और छोड़ने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध ना होगी, ठीक है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं होगी, वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होगा, ठीक है, रोजगार का अभाव होगा, तभी हम उस स्थान को छोड़कर चले जा रहे हैं। तो वो कारण है प्रतिकर्ष कारक। जिस स्थान को हम छोड़कर चले जा रहे हैं वो तो है प्रतिकर्ष कारक, और छोड़कर जहाँ जा रहे हैं वो है अपकर्ष कारक, ठीक है। अपकर्ष कारक यानी जैसे हम प्रतिकर्ष कारक यहाँ से छोड़कर चले गए, तो छोड़कर चले जाकर जिस स्थान पर हम बसेंगे वो है अपकर्ष कारक। और अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करना, यानी वहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं होगी तभी तो हम वहाँ ठहरे हैं। तो ये समझ गए होंगे आप प्रतिकर्ष कारक के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बस्ती किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बस्ती से दोस्तों यानी कि जहाँ लोगों का समूह निवास करता है, ठीक है। एक स्थान जो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो, एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहाँ मानवों का निवास हो, मानव का क्या हो? निवास हो, तो वो कहलाता है बस्ती। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। किन्हीं दो खरीफ की फसलों के नाम बताइए। रबी की फसल, खरीफ की फसल है, ठीक है, और जायद की फसल है। तीन प्रकार की फसलें जिसमें खरीफ की फसलें पूछा है, तो मक्का लिख सकते हैं और मूंगफली, ये दोस्तों खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। इसके अलावा 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला 13वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ आप देखिएगा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है वो कब घोषित की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में घोषित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2002 में। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले दो स्थानों के नाम बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछता हूँ, ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है, ठीक है। चलो इसी प्रकार से अगला देखते हैं 15वां है कि 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन की आप परिभाषा लिखेंगे कि एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषता हो, जैसे कि आयु, ठीक है, आयु है, लिंग और व्यवसाय, ठीक है।
एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषता जैसे कि आयु, लिंग और व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो जनसंख्या संगठन की परिभाषा ध्यान रखनी है। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। ऋतु आपको पता होगा, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, अलग अलग ऋतु है, शीत ऋतु है। तो ऋतुओं के अनुसार प्रवास करना यानी मौसम के अनुसार प्रवास करना वो कहलाता है ऋतु प्रवास। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना दोस्तों, पूछा जा सकता है। कई क्वेश्चन जो है वो आपके हाफ इले में जरूर मिलेंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, वो पूछा है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके देखो 2 नंबर के अंदर पूछा गया है, ठीक है, कि भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये बड़े नंबर के अंदर आएगा, जैसे 2-2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो भारत में ग्रामीण बस्तियों में ध्यान रखना दोस्तों 4 प्रकार है, वैसे आपको पता होगा। एक तो एक गुच्छित बस्ती बस्ती ठीक है, एक तो गुच्छित बस्ती हो गई। एक है दोस्तों अर्धगुच्छित बस्ती हो गई, अर्धगुच्छित। एक तो गुच्छित बस्ती, एक अर्धगुच्छित बस्ती, और तीसरी है पल्ली बस्ती, पल्ली बस्ती, और चौथी है प्रक्षेपित बस्ती, प्रक्षेपित। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 बस्तियां है, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती और प्रक्षेपित बस्ती। ये भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार हैं। आप गुच्छित बस्तियों को भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो गुच्छित बस्ती होती है इसमें घर पास पास होते हैं या आयताकार होती है, और अर्धगुच्छित बस्ती जिसमें टूटने यानी कि इसमें बड़े गांव जो है वो टूटने के कारण बनती है, ठीक है, बड़े गांवों के। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में जो है वो अर्धगुच्छित ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, पल्ली बस्ती की बात करें जिसमें इसके प्रमुख नाम मिलते हैं, जैसे पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला। ठीक है, ये पल्ली बस्ती हो गई। और प्रक्षेपित जो बस्ती है इसमें दूर दूर जंगलों में ये पाई जाती है, और इसे एकाकी बस्ती के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप वर्णन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हिसाब से ये वर्णन करना है। क्वेश्चन है दोस्तों कि जल संभर से आप क्या समझते हैं। देखो दोस्तों, जल संभर यानी कि जो जल संभर है, धरातलीय जल तथा भूमि जल का अच्छे तरीके से संरक्षण तथा प्रबंधन करना। ठीक है, एक दो जल 2 प्रकार का होता है, आपको पता है। एक तो धरातलीय जल है, ठीक है, जो जमीन पर पाया जाता है ऊपर, धरातलीय जो ऊपरी भूमि पर। एक तो धरातलीय जल है, एक भौम जल जो जमीन के अंदर पाया जाता है, भौम जल। इन दोनों जलों का, धरातलीय जल और भौम जल, इन दोनों जलों को यानी संरक्षण प्रदान करना, इनको बचाना, ठीक है, इनका अच्छी तरीके से यानी कि निरीक्षण करना, प्रबंधन करना, ये क्या कहलाता है, ये जल संभर प्रबंधन कहलाता है। तो ठीक है, जल संभर से आप क्या समझते हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपके सामने वो पूछा है 19वां क्वेश्चन, देखिएगा अगला, कि प्रतिभूमि किसे कहते हैं, भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है। तो मैंने चैप्टर को आपको अच्छे से समझा रखा है दोस्तों, आप चैप्टर को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वैसे भूमि आपको 2 प्रकार की, आपको जैसे प्रतिभूमि, एक तो है दोस्तों, प्रतिभूमि को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो वर्तमान प्रतिभूमि है, वर्तमान प्रतिभूमि, एक पुरातन प्रतिभूमि है। ठीक है, तो उनको वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। 5वां चैप्टर जो आपका है भू संसाधन तथा कृषि, उसमें मैंने आपको समझाया है भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला 20वां क्वेश्चन देखिएगा, वो पूछा है कि जननांगीय संक्रमण। ठीक है, जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रमुख जो 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम परावस्था, द्वितीय परावस्था और तृतीय परावस्था। जिसमें प्रथम परावस्था में जन्म दर भी उच्च रहता है, मृत्यु दर भी उच्च रहता है। तीनों परावस्थाओं के बारे में मैंने विश्लेषण बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाया है दोस्तों, बोर्ड पर क्लास दी है, आप जरूर देखिएगा। अगर आप नोट्स को भी पढ़ते हैं मेरे द्वारा डालेंगे, तभी आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा रखा है। तो उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं कि जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं पूछी है आपको, तो जननांगीय संक्रमण की परिभाषा लिख सकते हैं कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी भी देश की जनसंख्या के वर्णन करने तथा भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए हम जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। फिर आप लिखेंगे जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें से प्रथम परावस्था, प्रथम अवस्था जिसमें जन्म दर उच्च रहता है, मृत्यु दर उच्च रहता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अशिक्षित होते हैं। इस तरीके से अपना मन से आप लिख सकते हैं, और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखो दोस्तों, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को आपको लिखना है। जैसे वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक कारक है। भौगोलिक कारक में जिसमें जल की उपलब्धता है, धरातल है, भूमि भू क्षेत्र है, अर्थ, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। मृदाएं, जलवायु कैसी है। और आर्थिक कारक जैसे खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये आर्थिक।
सामाजिक या सांस्कृतिक कारक ये भी जनसंख्या वेतन को प्रभावित प्रमुख करते हैं। तो ये प्रमुख कारकों का उनको वर्णन करना है। अगला 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं को लिखते हुए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो स्पष्ट करना है। इसके अलावा अथवा में भी दिया गया है कि दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, जैसे जापान, न्यूयॉर्क, लंदन, भूमध्य सागरीय ब्राजील है। ठीक है, इसके अलावा और भी पूछा है आपके सामने, वो है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना, जैसे अमृतसर, वाराणसी, चेन्नई, दिल्ली, कोची। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर था। इसमें प्रमुख हमने जैसे 21 क्वेश्चन ही थे, कितने क्वेश्चन थे, हाँ 21 क्वेश्चन थे। तो 21 क्वेश्चन हमने देखे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। अब 21 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों 7 या फिर 8 क्वेश्चन जरूर आपके हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।